So the next topic in atomic structure is Rydberg formula, which is based on the emission spectrum of hydrogen. Now, while studying the theory part of the same topic, that is atomic spectra, you must have, gone through the various aspects of the atomic spectrum. Like आपने पढ़ा होगा कि atomic spectrum is of two types, emission spectrum and absorption spectrum. ठीक है, एक हम जो लाइट को ऑब्जर्व करते हैं थ्रू प्रिज्म एंड इट स्प्लिट्स इनटू 7 डिफरेंट बैंड्स, 7 बैंड्स विबग्योर, ठीक है, वो आपने एक सिंपल स्पेक्ट्रा पढ़ा है। फिर आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा होगा आपने थ्योरी पार्ट में, जिसमें जो स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स है, ठीक है, एंड डिफरेंट एटम्स का स्पेक्ट्रा वी स्टडी, बट हियर in this this level we study only atomic spectra of hydrogen. एंड उससे पहले हम पढ़ते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता क्या है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा दो तरह के होते हैं, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो इमिशन स्पेक्ट्रा कब ऑब्टेन होता है? जब रेडिएशंस इमिटेड फ्रॉम अ सब्सटेंस, आइदर कैसे वो रेडिएशंस ऑब्टेन होती हैं, आइदर बाय पासिंग करंट थ्रू अ गैस एट लो प्रेशर और बाय हीटिंग द सब्सटेंस टू हाई टेम्परेचर। उन जो रेडिएशंस उसके बाद जो इमिट होती हैं उनको हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप। तो जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है, जो रेडिएशंस की जो जो इमिट होती हैं उनकी जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है, दैट इज नोन एज इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है इसका हमने हाइड्रोजन का डिटेल में स्टडी करेंगे हम, आपने थ्योरी पार्ट में अगेन पढ़ा होगा। ठीक है, एंड ये जो स्पेक्ट्रम होता है इसको लाइन स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। फिर देन एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, जब एक कंटिन्यूअस वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इट इज allowed to pass through a gas or a solution of some salt and then transmitted light is analyzed, then the spectrum that we obtain is dark lines in otherwise continuous spectrum. So that is absorption spectra. So मैं उसके डिटेल में नहीं जा रही हूँ। My target is to cover the numerical aspect of the emission spectrum of hydrogen. तो उससे रिलेटेड ही बात करते हैं। So जो emission spectrum है हाइड्रोजन का, उसको जब स्टडी किया गया, again how it was obtained when electric discharge was passed through hydrogen gas taken in a discharge tube under low pressure, and the जो light emit हुई उसके बाद, that was studied under studied with the help of spectroscope. ठीक है, so the spectrum जो बना it consisted of large number of lines जो अलग अलग wavelength regions में ऑब्टेन हुई। ठीक है, सो कुछ लाइंस विजिबल रीजन में ऑब्टेन हुई थी, कुछ लाइंस यूवी रीजन, लाइट की जो रीजन होता है उसमें ऑब्टेन हुई कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट वेवलेंथ, दैट्स आई एम ट्राइंग टू से, कुछ इंफ्रारेड रीजन में ऑब्टेन हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ क्या था, इनिशियली साइंटिस्ट जे बामर उन्होंने एक सिंपल फॉर्मूला डेवलप किया टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द सीरीज इन विजिबल जो रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में जो लाइंस ऑब्टेन हुई थी उनके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला ऑब्टेन किया। तो कुछ न्यूमेरिकल हमारे उस पे बेस्ड है, क्या है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए वो फॉर्मूला जो है दैट इज बेस्ड ऑन दैट इज डेवलप्ड बाय बामर, सो दैट इज नोन एज बामर फॉर्मूला या बामर इक्वेशन, एंड दैट इज 1 by lambda which is wave number is equal to r into 1 by 2 square minus 1 by n square. अब इसमें जो n है this is an integer and it can be equal to 3 or greater than 3, मतलब ये 3 4 5 6 7 ये हो सकता है। ठीक है, इसमें r एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू इज 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। बट ये जो बामर फॉर्मूला है दिस इज फॉर द लाइंस ऑब्टेन्ड इन ओनली विजिबल रीजन। मैंने आपको बोला कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है, जो उसकी जो लाइंस जो बैंड ऑब्टेन होता है, these lines fall in various regions.
सो उसमें से जो कुछ लाइंस है जो विजिबल रीजन में फॉल करती हैं, उसके लिए फॉर्मूला बामर ने दिया, विच इज r इंटू 1/2² माइनस 1/n²। मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी इसके बारे में। नाउ दिस वन वाज फॉर विजिबल रीजन, एंड इस रीजन को जो लाइन इसमें फॉल होती है ना, लाइंस इन विजिबल रीजन, उसको हम बामर सीरीज ऑफ लाइन बोलते हैं। विजिबल रीजन में जो फॉल होती हैं, दे आर नोन एज लाइंस ऑफ बामर सीरीज, राइट। देन उसके बाद जब ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये बामर सीरीज की लाइन के लिए फॉर्मूला आ गया, देन लेटर ऑन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन डिफरेंट रीजन में भी डिस्कवर हो गई। पहले सिर्फ विजिबल रीजन में डिस्कवर हुई, बामर ने फॉर्मूला डेवलप किया, देन सीरीज इन ऑल रीजन। मैंने आपको बोला ना, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की जो जो लाइंस होती हैं, जो बैंड्स होते हैं, दे आर ऑब्टेन इन वेरियस वेवलेंथ में ऑब्टेन होते हैं, वेरियस वेवलेंथ फॉलिंग इन वेरियस रीजन्स लाइक यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड। सो पहले ये डेवलप हुआ, पहले ये डिस्कवर हुआ ओनली इन विजिबल रीजन, एंड देन इट वाज डिस्कवर्ड इन वेरियस अदर रीजन्स, एंड देन उनको फिर वही सीरीज में बांट दिया गया डिपेंडिंग अपॉन द नेम ऑफ द डिस्कवरर। ठीक है, सो ऐसे उनको बांट दिया गया, मतलब सीरीज ऑफ लाइन, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सीरीज ये है, मान लो ऐसे एक सीरीज ऑफ लाइन यहाँ ऑब्टेन हो गई, देन एक सीरीज ऑफ लाइन सपोज यहाँ ऑब्टेन हो गई, ऐसे ऐसे करके लाइक दिस, और ऐसे करके इन बैंड्स को, इन सीरीज को नाम दे दिया गया डिपेंडिंग अपॉन हु डिस्कवर्ड दिस सीरीज। जैसे मैंने बताया विजिबल रीजन वाली बामर के नाम है वो, दे आर नोन एज बामर सीरीज। ठीक है, इन द सेम वे नाम आ गया लेमन सीरीज, अगेन ऑन द आफ्टर द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, लेमन सीरीज। देन हमारी आई है सेकंड सीरीज है बामर सीरीज, जो मैंने बता दी आपको। देन उसके बाद है आपकी पास्चन सीरीज, देन है ब्रैकेट, एंड लास्ट है फन सीरीज। तो ये ऑब्टेन हुई सारी की सारी सीरीज। इसमें जो लेमन सीरीज है दैट फॉल्स इन यूवी रीजन, बामर फॉल्स इन विजिबल, एंड आर पास्ट्रन, बैकेट एंड फंड दे फॉल इन इंफ्रारेड रीजन्स ऑफ दी, जो व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है, जो उनकी वेवलेंथ होती है, उसको कॉरेस्पॉन्ड करती हैं ये सीरीज। सो इन दिस वे डिफरेंट सीरीज वर ऑब्टेन। तो अब इन सीरीज के लिए रिडबर्ग ने एक जनरल फॉर्मूला दे दिया टू डिटरमिन दी वेवलेंथ और वेव नंबर, जिससे हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल पाएंगे उन लाइंस की। ठीक है, तो उनके लिए जनरल फॉर्मूला दे दिया, विच इज न्यू बार इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, where r is again same constant 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, एंड इसको हम बोलते भी रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट। एंड जो ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा रिडबर्ग फॉर्मूला है, दिस इज रिडबर्ग फॉर्मूला। अब इसमें जो n की वैल्यूज है n1 एंड n2 की, ये इंटीजर्स हैं जिनमें हमारा n2 है विच इज ग्रेटर देन n1, राइट, एंड it is valid for all the lines in the Rydberg on the lines of the in the hydrogen spectrum। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जितनी भी लाइंस हैं सबके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, एंड द वैल्यू ऑफ n1 एंड n2 डिपेंड्स अपॉन दी सीरीज। अगर आपकी लेमन फर्स्ट सीरीज जो है दैट इज लेमन सीरीज है, देन n1 की वैल्यू है 1, while n2 की वैल्यू है 2, 3, 4, 5, कुछ भी हो सकती है ये। ठीक है, देन इन द सेम वे अब आ जाते हैं बामर सीरीज पे। नेक्स्ट सीरीज इन द स्पेक्ट्रम, n1 की वैल्यू है 2 एंड n2 विल बी 3, 4, 5। ये देखिए, ये अब इसी फॉर्मूले को कॉरेस्पॉन्ड कर जाएगा। देन थर्ड इज पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज में n1 की वैल्यू है 3 एंड n2 की वैल्यू है 4, 5, 6 एक्सेट्रा। अभी क्या हमारे पास जगह नहीं बची ना, यहाँ पे स्पेस नहीं बची, सो लेट मी ऐड अ पेज, 1 सेकेंड। नेक्स्ट इज आपकी ब्रैकेट सीरीज,
जिसके लिए n1 है आपका 4 and n2 will be greater than 4, that is 5 6 7 etc. it can be infinite. and उसके बाद हमारा लास्ट है फन सीरीज, जिसके लिए हमारा n1 है 5 and n2 will be 6 7 8, this is this, right? तो एक्चुअली ये सारी चीजें हैं क्या, n1 n2 ये सब है क्या? सी हाइड्रोजन जब इसका स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते हैं बाय पासिंग करंट थ्रू हाइड्रोजन गैस, देन हाइड्रोजन गेट्स स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एटम, एंड फिर वो आयनाइज हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स फिक्स पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं, जो कि बोहर मॉडल ऑफ एटम भी है। ठीक है, आपने ये पढ़ा हुआ, दो ये इस टॉपिक के बाद आता है, बट यू नो दैट। एक्चुअली इसकी एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ी सी बता रही हूँ आपको इन सीरीज के बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में, कि जो शेल्स हैं जो हमारे, दे आर नंबर्ड एज 1 2 3 4, सो न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते हैं शेल का नंबर बढ़ता जाता है। तो जो लोएस्ट जो एनर्जी स्टेट है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, दैट इज दी स्टेशनरी, जिसमें वो ओरिजिनली है, जिसमें वो स्टेशनरी स्टेट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें वो ओरिजिनली है, ग्राउंड स्टेट जिसको हम बोलते हैं। सो हाइड्रोजन के लिए दैट विल बी द फर्स्ट, हाइड्रोजन के लिए क्या होगा वो, हाइड्रोजन के लिए दैट ग्राउंड स्टेट विल बी दी फर्स्ट ऑर्बिट फर्स्ट शेल। ठीक है, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट जिसे बोलते हैं। तो जब current is passed or the gas is heated, it gains, this electron gains energy and then it jumps to higher energy states. अब ये किसी भी स्टेट में जंप कर सकता है, ये चाहे तो सेकेंड शेल में जंप करे, ये चाहे तो थर्ड शेल में जंप करे, ये चाहे तो फोर्थ में जंप करे, फिफ्थ में जंप करे, डिपेंड करता है इसने कितनी एनर्जी गेन की है। ठीक है ना। अब हाइड्रोजन गैस जो हमने लिया उसमें उस सारी के अंदर एक हाइड्रोजन एटम या दो हाइड्रोजन एटम्स तो नहीं होंगे, सो बहुत सारे होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंगली हर एक हाइड्रोजन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो कोई एटम में, हाइड्रोजन एटम में कोई इलेक्ट्रॉन सपोज फर्स्ट से सेकंड पे जाएगा, शेल पे जाएगा, कोई थर्ड पे जाएगा, कोई फोर्थ पे जाएगा। this the state in which they move after gaining energy is known as excited state. एंड एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो स्टेबल एनर्जी स्टेट नहीं होती। सो इलेक्ट्रॉन हैज टू रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, उसको वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आना ही पड़ता है। तो जब वो वापस आता है ओरिजिनल स्टेट में, ठीक है, सो इट गिव्स बैक दैट एनर्जी। तो एनर्जी को रिलीज करता है डिपेंडिंग अपॉन वो किस शेल से किस शेल में गया, उन दोनों के डिफरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग वो जो है एनर्जी इमिट करता है। एंड देन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट जो हमने जो लाइंस ऑब्टेन की है वो लाइंस ऑब्टेन होती है। ठीक है, इसकी डिटेल अगेन आपने अपने थ्योरी पार्ट में जरूर आप और पढ़ेंगे ड्यूरिंग द बोर्स मॉडल ऑफ एटम। सो होता क्या है, जब एटम फॉर एग्जाम्पल सपोज सेकेंड शेल में गया, ठीक है, सेकेंड शेल से वो अगर आता है फर्स्ट शेल में, चांसेस है फर्स्ट शेल में ही आएगा गिरने के, मतलब आफ्टर लूजिंग एनर्जी। देन इफ द शेल एनर्जी गेन करने के बाद थर्ड में गया, तो थर्ड से वो पॉसिबिलिटी है सेकेंड में भी आ सकता है, फर्स्ट में भी आ सकता है। सिमिलरली अगर वो फोर्थ में गया तो पॉसिबिलिटी है थर्ड शेल में वापस आए, सेकेंड में आए एंड फर्स्ट में आए। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन कौन से शेल में वापस आया उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो है एनर्जी जो है इमिट होगी, है ना। सो सपोज सेकेंड टू फर्स्ट में आया तो थोड़ी एनर्जी इमिट होगी, सपोज इससे यहां आएगा थोड़ी होगी। सपोज थर्ड से आया, थर्ड शेल से वापस आया तो ज्यादा एनर्जी इमिट होगी। ज्यादा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। ज्यादा एनर्जी मतलब लोअर वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट हो रही है, wavelength lower, this lower, this is high, this is high, this is lower, because ये inversely proportional है। ठीक है, सो इस इन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है हमें लाइंस ऑब्टेन होती हैं स्पेक्ट्रम में, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स बैक फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सी ग्राउंड उस पे आया है, फर्स्ट पे आया है या फोर्थ से थर्ड पे आया है, कहीं पे भी आ सकता है। इट कैन फॉल इनटू एनी ऑफ द लोअर एनर्जी शेल डिपेंडिंग ऑन वो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, सो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ये वेरियस लाइंस ऑब्टेन होती हैं फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।
ठीक है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा इज वेरी सिंपल वन इफ आई कंपेयर विद अनदर एटम्स, बिकॉज बाकी एटम्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका स्पेक्ट्रा इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड वी डोंट स्टडी दैट एट दिस लेवल। सो मेरा एक ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन था कि ये लाइंस वगैरह कैसे ऑब्टेन हुई, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आपको भी न्यूमेरिकल करने में काम आने वाली है। दो ये आपको ज्यादा क्लियर होंगी when I'll start with the numerical part. So let us first start with the numerical thing, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। Now, what is the wavelength of the light emitted when the electron in a hydrogen atom undergoes transition from an energy level with n is equal to 4 to an energy level with n is equal to 2? तो जो ये यहाँ पे मैंने बोला ना n is equal to, ये वही है, ये n हायर से सेकंड पे आया तो वो बामर सीरीज वाली लाइन बनी। जब n हायर से मतलब एनर्जी शेल 2, 3, 4, 5 में से एनर्जी शेल फर्स्ट पे आएगा तो लेमन सीरीज ऑब्टेन होगी। जब एनर्जी शेल 4, 5, 6 से 3 पे आएगा तो पार्शियल सीरीज ऑब्टेन होगी, मतलब 4 से थर्ड पे आएगा या 5 से थर्ड पे आएगा या 6 से थर्ड पे आएगा तो पार्शियल सीरीज ऑब्टेन होगी। इन द सेम वे ब्रैकेट एंड फर्न सीरीज ऑब्टेन होती है। तो अब जो क्वेश्चन है वो ये कह रहे हैं कि what is the wavelength of the light emitted when the electron in a hydrogen atom undergoes transition from an energy level with n is equal to 4 से n is equal to 2 पे आया। what is the color corresponding to this wavelength? अच्छा वो भी देख लेते हैं। first of all let us calculate the wavelength. now we know that wavelength is equal to what? वेवलेंथ इज इक्वल टू, हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है न्यू दिस। चलिए ये करते हैं, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय वेवलेंथ, क्योंकि हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है, या हम ये कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 बाय न्यू बार, दैट इज वेव नंबर। तो हमारे पास वेव नंबर का फॉर्मूला है विच इज रिडबर्ग फॉर्मूला R 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इसमें n2 क्या है, हाई एनर्जी स्टेट 4, एंड n1 क्या होती है हमेशा लोअर एनर्जी स्टेट दैट इज 2, एंड r की वैल्यू क्या है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। सो वेव नंबर हो गया हमारा 109667 अपॉन 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर। upon calculation this will come out to be 20564.4 centimeter inverse। ये आ गया आपका वेव नंबर। now wavelength is equal to inverse of this, so sorry 1 upon 2056.4 सेंटीमीटर इनवर्स। और ये जो हमारा आंसर है ये तो सेंटीमीटर में आएगा ना, वेवलेंथ तो सेंटीमीटर में आएगी, ये आ जाएगा 486 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। इसको हम नैनोमीटर बना देते हैं बाय चेंजिंग इनटू मीटर, बिकॉज दिस इज इक्वल टू 486 नैनोमीटर। अब हमें नेक्स्ट क्या बताना है, अब हमें नेक्स्ट ये बताना है कि जो ये है दिस थिंग, ये जो 486 नैनोमीटर है ये कौन सा कलर होगा इससे कॉरेस्पॉन्डिंग। सो अगर आपने सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्टडी किया है, उसमें जब आपने कॉस्मिक गामा एक्स यूवी विजिबल इंफ्रारेड ये सब करी थी, तो उसमें हमको पता है विजिबल पोर्शन की जो 486 होती है ये ब्लू ग्रीन रीजन में लाई करती है। ठीक है, दिस 486 नैनोमीटर की वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड्स टू ब्लू एंड ग्रीन, क्योंकि वो भी जो विब्ग्योर होता है ये एक सॉर्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस एक सॉर्ट ऑफ मर्जिंग होता है, ये जो इनकी जो बैंड्स होते हैं। सो कॉरेस्पॉन्ड्स टू ब्लू ग्रीन कलर, ब्लू और ग्रीन कलर के बीच में होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Calculate the wavelength from the Balmer formula when n is equal to 3. So Balmer हमें सिर्फ n is equal to 3 दिया, इसीलिए Balmer formula मेंशन किया। So Balmer formula क्या था, वेव नंबर इज इक्वल टू r इंटू 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर। वेरी सिंपल, n इज इक्वल टू 3, यहाँ से हम निकाल लेंगे वेव नंबर 7 अपॉन 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू यह आ जाएगा 15232.9 सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर। So wavelength is equal to 1 upon wave number
1/1523.9 हो गया सेंटीमीटर में, एंड ये आ जाएगा 656 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, अगेन कन्वर्टिंग इट इनटू नैनोमीटर के लिए पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन ये बन जाएगा अपना आपका 656 नैनोमीटर। ओके, सो ये ऐसे हैं। अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पीछे का क्लियर है, दो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए हम बोहर्स मॉडल के बाद एक्सप्लेनेशन देते हैं इसकी, जो मैं आपको अगेन थोड़ी सी दूंगी व्हेन वी विल टॉक अबाउट न्यूमेरिकल ऑन बोहर्स मॉडल। मेरे वीडियोस में आई फोकस मोर ऑन द न्यूमेरिकल पार्ट रादर देन थ्योरी पार्ट, बिकॉज अभी मैं अपने सारे टॉपिक्स जो है 11th एंड 12th के, उसके मैं न्यूमेरिकल पोर्शन कवर कर रही हूँ राइट नाउ। So I give a brief idea of the theory related to the same, but whenever I will make the videos on the theory part, I will cover all the details of this particular topic also, while taking up the theory part on the atomic structure. So as of now, let us do the third numerical and focus on the numerical concept related to various chapters. चलिए अभी क्या करना है, वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इन लेमन सीरीज। अब लेमन सीरीज अगर आपको पता हो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो लेमन फॉर्मूला तो वही लगेगा जो रिडबर्ग फॉर्मूला है, वो बामर सीरीज के लिए भी लग सकता है, जस्ट जनरल फॉर एवरी सीरीज, ठीक है। यहाँ इसीलिए लेमन सीरीज के लिए भी फॉर्मूला तो वही है आपका, वेव नंबर इज इक्वल टू आर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। जस्ट दैट यहाँ पे n1 की वैल्यू 1 होती है फॉर लेमन सीरीज, इस सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 1 होती है, n2 की वैल्यू 3 है। अब तो कुछ है ही नहीं करने वाला। तो अगर आपको ये थोड़ी बहुत आइडिया चीजों का है कि लेमन सीरीज में क्या ये वैल्यूज हैं, n1 की क्या वैल्यू होती है, ठीक है, तो इट इज नॉट, न्यूमेरिकल्स आर क्वाइट इजी, फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी नहीं करना है, शेयर कैलकुलेशंस है इस पर्टिकुलर केस में। तो 1/1² माइनस 1/2², ये आपका आएगा 97,490.7 सेंटीमीटर इनवर्स, एंड यहाँ से आपका लेमडा आ गया 1/u⁻, विच इज 1/97490.7। दिस इज इक्वल टू 102.6 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, and this much meter 9 मीटर, 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट हो गया, एंड दिस वैल्यू बिकम्स नाउ नैनोमीटर। तो लैम्डा आ गया हमारा 102.6 नैनोमीटर। सो ये हैं आपके बेसिक न्यूमेरिकल, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल ऑन रिडबर्ग फॉर्मूला। चलिए, द फर्स्ट लाइन इन द बामर सीरीज कॉरेस्पॉन्ड्स टू, ओके यहाँ पे ये थोड़ी सी गड़बड़ हुई हुई है, n1 इज इक्वल टू 2 एंड n2 इज इक्वल टू 3, एंड द लिमिटिंग लाइन मतलब जो लास्ट लाइन होगी, जहां से इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट सबसे हाई एनर्जी स्टेट जो इनफाइनाइट मानते हैं हम, ठीक है, वहां से जब वो गिरेगा आके बामर सीरीज में, तो लोअर एनर्जी स्टेट कौन सी है, 2 है ना, सेकेंड शेल। सो वहां पे जब गिरेगा आगे, सो दैट इज लिमिटिंग लाइन मतलब जो भी लास्ट एनर्जी स्टेट में एक्साइट होगा और उस लार्ज एनर्जी स्टेट से गिरेगा आके। ओके, सो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट एंड लिमिटिंग लाइन इन बामर सीरीज। ये जो फर्स्ट वाली है मैं आई थिंक करा चुकी हूँ आपको, लिमिट फर्स्ट लाइन की। फर्स्ट लाइन तो ऑब्वियसली बामर सीरीज में कहां से बनेगी, बामर सीरीज की जो ग्राउंड स्टेट है वो 2 है, एंड नेक्स्ट उसकी एक्साइटेड स्टेट है, तो इसकी फर्स्ट लाइन ऑब्वियसली यहीं से बनेगी ना, जब थर्ड से सेकंड में आएगा। सो वो मैं करा भी चुकी हूँ आपको। ये आ गया आपका 109,677 1/2² माइनस 1/3², ये हम कर चुके हैं। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 15,232.9 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ से लेमडा आ जाएगा 1/15,232.9, ये आएगा 656। ये कन्वर्ट करके ये तो होगा आपका सेंटीमीटर में, लेकिन ये बाद में नैनोमीटर में ये बन जाएगा। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग लाइन का मतलब n1 तो लोएस्ट यानी कि ग्राउंड स्टेट तो ये रहेगी आपकी 2 ही रहेगी, एंड लास्ट रहेगी आपकी जो होगी जहां से
इलेक्ट्रॉन जंप होगा इनटू ग्राउंड स्टेट दैट इज इनफाइनाइट, इंफिनिटी। सो यहाँ से न्यू बार हो गया 109,677 1/2 स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, जो कि हो गया 0। सो ये आ जाएगा आपका 109,677/4 which will be equal to 2749.25 सेंटीमीटर अपॉन कैलकुलेशन। तो हमारा हमारा जो है लैम्डा हो गया 1/न्यू बार विच इज 1/271.25 एंड ये आ जाएगा 364.70 into 10⁻⁻7 centimeter, which will be equal to this meter, and ये हो जाएगा हमारा इतना नैनोमीटर। तो ये लिमिटिंग लाइन की वेवलेंथ आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड एनर्जी ऑफ रेडिएशन emitted from the electronic transition from infinity to stationary state। तो अब यही समझना है, infinity यानी कि n2 आपका इनफाइनाइट है, स्टेशनरी का मतलब आपका जो n1 जो सबसे क्या बोलते हैं उसे लो एनर्जी स्टेट होगा दैट इज 1 स्टेशनरी स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम विल बी n1 विल बी 1। तो बस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको वेवलेंथ निकालनी है। तो पहले हम वेव नंबर निकाल लेते हैं। ये हो गया यानी कि 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 10967 1 माइनस 0 10967 ये हो गया वेव नंबर एंड लैम्डा विल बी 1/109,677। ये आएगा आपका कैलकुलेट करके 91.17 into 10⁻⁻7 सेंटीमीटर एंड ये आ जाएगा आपका 9.117 into 10⁻⁻8 मीटर। आप चाहें तो नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए इसको, तो ये बन जाएगा नैनोमीटर की टर्म्स में 0.9117 नैनोमीटर 10⁻⁻9। तो दिस वाज अबाउट न्यूमेरिकल नंबर 5। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 6 करते हैं। कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बामर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। अब ये समझने वाली है, पहले तो बात करते हैं बामर सीरीज में ट्रांजिशन कहां से होता है। बामर सीरीज के लिए n1 2 होता है एंड n2 होता है 3 4, कुछ भी हो सकता है, किसी भी अब आफ्टर 3 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी हो सकता है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होगा टू एनर्जी स्टेट 2 एनर्जी लेवल सेकंड, तो दैट विल फॉर्म बामर सीरीज, राइट। अब इन्होंने बोला है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन। अब यही मैं पीछे आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। सपोज ये आपके एनर्जी स्टेट्स हैं, ठीक है, ये आपका n1 है बामर के लिए 2 एंड उसके बाद आपकी n2 की वैल्यू है 3 4 5 6। अब सपोज इलेक्ट्रॉन आगे कुछ भी हो सकती है, मैं जस्ट ये फ्यू ले रही हूँ। अब इलेक्ट्रॉन जब 6 से यहां जंप हो सकता है, 5th से यहां जंप होगा, 4th से होगा या यहां से, इन सभी केसेस में आपकी बामर सीरीज ऑब्टेन होगी, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रॉन कौन से वाली एनर्जी स्टेट से एनर्जी स्टेट 2 में जंप कर रहा है। ठीक है, हमें निकालना है वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन। सो आप देखिए जितनी हाई एनर्जी स्टेट से जंप करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है, उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। ये देखिए 6 से अगर जंप करता है, मान लो मैं इसको E6 बोल देती हूँ, सो अगर n2 इज इक्वल टू 6 से ये n1 इज इक्वल टू 2 में जंप करता है तो एनर्जी मान लो 6 होगी, जो डिफरेंस जो एनर्जी वो लूज करेगा दैट विल बी वेरी हाई। सिमिलरली अगर मैं ऐसे बात करूं 5th से करता है सपोज सेकंड में, देन उसको E5 बोलते हैं, वो थोड़ी कम होगी, दिख रहा है ना, जितना हाई एनर्जी स्टेट उतनी एनर्जी ज्यादा गेन करी है उसने, इसीलिए जब वो ट्रांजिशन करेगा 6 एनर्जी स्टेट से सेकंड में तो वो एनर्जी भी ज्यादा लूज करेगा। 5th से करेगा सेकंड में थोड़ी कम करेगा, 4th से करेगा सेकंड में कम करेगा,
थर्ड से सेकंड में सबसे कम एनर्जी होगी। मेरा कहने का मतलब है E6 will be higher than E5 like this. E3 मतलब जब वो एनर्जी स्टेट थर्ड से, एनर्जी शेल थर्ड से सेकंड में जंप करेगा, सो एनर्जी विल बी मिनिमम। अगर एनर्जी मिनिमम होगी तभी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन होगी। सो देयरफॉर लॉन्गेस्ट wavelength transition will happen when will be from N23 to N12। तो ये वैल्यूज हमें फिट करनी है अपने रिडबर्ग फॉर्मूला में, जिसमें N23 लेना है, N12 लेना है, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन चाहिए जिसके लिए एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। सो ये एनर्जी डिफरेंस, दिस एनर्जी डिफरेंस, ये सब में ऐसे है जैसे आपको हाइट दिख रही है ना, ऐसे ही समझ लीजिए कि ये सबसे छोटा है वैल्यू, फिर ये, फिर ये, फिर ये। सो एनर्जी जितनी कम उतना ज्यादा आपका wavelength, because we know that energy and wavelength are inversely proportional। तो longest wavelength transition होगा ऐसे। तो वेव नंबर आया आपका 109677, N1 हो गया 2 and N2 हो गया 3। So this value upon calculation will come out to be 12532.9 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये आ जाएगी 1.52329 इंटू 10⁻⁴, इसको कर लीजिए 6 में, तो ये बन जाएगा मीटर इनवर्स। हम जनरली मीटर में आंसर देते हैं, सो दैट्स व्हाई। ठीक है, ये आ गई आपकी वेव नंबर ही निकालना था हमें, आई गेस, यस वेव नंबर निकालना था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइंस व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन n इज इक्वल टू 6 ड्रॉप्स टू द ग्राउंड स्टेट। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जब वो हायर से ग्राउंड में जाता है तो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ लाइंस ऑब्टेन्ड which is n into n-1/2, where n क्या है, एक्साइटेड स्टेट है जहां से इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है। सो यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 है, तो 6 इंटू 6 माइनस 1/2, दिस इज 15। और ये 15 लाइंस कैसे ऑब्टेन होंगी, ये आप खुद भी देख सकते हैं। 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 6 से फर्स्ट में आएगा, 6 से सेकंड में आएगा, ओके जस्ट अ सेकंड, 6 से थर्ड में, यहाँ यहाँ, ठीक है ऐसे आएगा। ये हो गया 6 टू फिफ्थ, 6 टू 4, 6 टू ये, ठीक है। देन हो सकता है फिफ्थ में आने के बाद फिफ्थ से फर्स्ट में आए, ये हो सकता है ऐसे आए, ठीक है। एंड देन हो सकता है थर्ड से आए, और हो सकता है आपका सेकंड से आए। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो हो गई ये आपकी 15 लाइंस, ठीक है। क्योंकि वो जब 6 से स्ट्रेट अवे फर्स्ट में भी आ सकता है, अगर वो 6 से फिफ्थ में आएगा तो उसके बाद वो फिफ्थ से फर्स्ट में आ सकता है। सो इस तरह से मैंने निकालनी है, 6 से फर्स्ट, 6 से सेकंड, 6 से थर्ड, 6 से फोर्थ, तो हमें निकालनी नहीं है। ग्राउंड स्टेट के लिए वी हैव अ फॉर्मूला n into n-1/2, तो दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू 15 लाइंस। What are the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from n is equal to 5 state to n is equal to 2 state in the hydrogen atom? Now this is very simple again. हमें frequency and wavelength निकालनी है, पहले हम वेव नंबर निकाल लेते हैं, which is 109677, n is equal to ये हो गया and this upon 5 square। So ये आपका बन जाएगा
2303.17 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ से आपका वेव लेंथ आ गया 1/μ/, 1/2303.2.17, ये बन जाएगा 1434 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर और 434 नैनोमीटर। ये तो आ गया वेवलेंथ। नाउ न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। सो 3 इंटू 10⁸ अपॉन 434 इंटू 10⁻⁹। वाई? बिकॉज हम फ्रीक्वेंसी को और सॉरी वेवलेंथ को मीटर में लेते हैं, क्योंकि हम वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं। सो ये आ जाएगा 6.9 1 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। तो ये आ गई फ्रीक्वेंसी और ये आ गई आपकी वेव लेंथ corresponding to this particular transition. So these were few numerical based on the emission spectrum of hydrogen. आप थोड़ा इसके थ्योरी पार्ट को अच्छे से स्टडी कीजिए and then practice these numericals. Numericals are quite easy, but you should understand कि shortest wavelength transition बोलें या longest wavelength transition बोलें, ground state बोलें, limiting line बोलें, ये सब terms आपको अच्छे से आनी चाहिए. Then these numericals are quite simple. So my video is here. You can just go through the whole numerical, practice them, and by the end of this, after you practice yourself all these numerical, I think आपको अच्छे से clarity आ जाएगी regarding the emission spectrum of hydrogen, right? And बाकी इसकी explanation बोहर मॉडल के बाद अच्छे से वैसे थ्योरी में है भी, ठीक है? So next time also I will be continuing with the same topic, that is atomic structure, and find out the kind of numerical now we have. I think they are based on the Bohr's model of atom. तो वो हम numerical करेंगे in our next video.